गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग, हिंदी व्याकरण, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण यह सभी प्रकार के प्रतियोगी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी व्याकरण में एकदम शुरुआत से हम लोग पढ़ेंगे और अपर लेवल तक एक एक क्लास आप लोगों को देखना होगा और हमसे जुड़ना होगा। तो चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सबसे पहले अगर मुख्य रूप से अगर हम लोग शुरुआती दौर से अगर देखें, सबसे पहला पड़ाव तो वो होता है भाषा, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा अगर देखा जाए, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा को देखा जाए तो इसमें पहले भाषा आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? भाषा। तो हिंदी है, तो हिंदी का जन्म देखने से पहले हम लोगों को क्या देखना चाहिए कि भाषा आखिर होता क्या है। पहला नंबर, भाषा क्या होता है और भाषा को बनने के लिए किन किन तत्वों की जरूरत होती है। भाषा को बनने के लिए किन किन तत्वों की जरूरत होती है, यानी भाषा के अंग कौन कौन है। अगर हम पहले अंग की बात कर लेते हैं, अंग की भाषा बनता है तो इसके लिए कौन कौन से तत्व जरूरी है या कौन कौन से अंग होना आवश्यक है। तो भाषा के लिए 3 तत्व होना आवश्यक है। पहला नंबर वर्ण, दूसरा हो जाएगा आपका शब्द और तीसरा हो जाएगा आपका वाक्य। यह हो जाएगा भाषा का अंग। पहला क्या हो जाएगा? वर्ण, दूसरा हो जाएगा शब्द और तीसरा क्या हो जाएगा? वाक्य। अब हम लोग वर्ण किसे कहेंगे, शब्द किसे कहेंगे और वाक्य किसे कहेंगे, यह तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है सबसे छोटी इकाई। लिखते चलिएगा, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है। जैसे वर्ण में आप लोग अ से लेकर और ग तक पढ़ते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, यह सब क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। यह सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। अब शब्द क्या होता है? तो शब्द, अब जैसे शब्द में हम लोग ले लें तो जब वर्णों का मेल हो जाए, कहने मतलब है 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड अगर मिलाकर कोई एक शब्द बना दिया जाए, जैसे र एक वर्ण है और अगर हम इसमें और सारे शब्द को जोड़ देते हैं, जैसे आ का मंत्रा लगा दिए और म को जोड़ दिए, तो यह राम क्या हो जाएगा? राम। यह आपका क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका शब्द हो जाएगा। तो यह हो जाएगा वर्णों का सार्थक योग। क्या हो जाएगा? वर्णों का सार्थक योग। वर्णों का सार्थक योग। सार्थक योग क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और तीसरा वाक्य क्या हो जाएगा? तो शब्द का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह, पहले लिख लीजिए, शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब जैसे राम घर जाता है, यह एक वाक्य है। राम क्या है? शब्द है। र क्या है? वर्ण है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। र वर्ण है, राम शब्द है। अब राम घर जाता है, राम घर जाता है, यह क्या हो गया? आपका एक वाक्य हो गया। क्या हो गया? आपका वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें शब्दों का सार्थक योग किया गया है। शब्दों का सार्थक क्या किया गया है? समूह या योग किया जाए तो वह क्या हो जाता है? वाक्य हो जाता है। तो आप लोगों को वर्ण समझ में आ गया, शब्द समझ में आ गया और वाक्य समझ में आ गया। यह 3 चीजों को मिलाकर एक भाषा का जन्म होता है। इन 3 शब्दों से मिलाकर या 3 अंगों को मिलाकर किसका जन्म होता है? एक भाषा का जन्म होता है। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि भाषा आखिर कहेंगे किसको, भाषा होता क्या है, तो इसको जानने के लिए चलिए हम लोग पहले भाषा समझ लेते हैं। भाषा होता क्या है? भाषा भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से।
धातु से मिलकर बना है। अब यहाँ पे भास धातु है क्या? एक्चुअल में भाषा भास धातु से बना है, तो भास धातु है क्या? तो यहाँ पे अगर हम लोग भास को देखें, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना, विचार को प्रकट करना, यानी किसी के समक्ष अपने विचार को प्रकट करना क्या कहलाता है? भास कहलाता है, यानी अपनी विचारधारा। अब जैसे मुझे आपको समझाना है, तो जो मैं शब्दों के समूह का प्रयोग करूंगा आपको समझाने के लिए, तो सिंपल से हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो प्रकट किया जाता है, यानी अपने विचार को जो प्रकट करना होता है वही भास कहलाता है। विचार प्रकट करना, प्रकट करना, अपनी भाषा को या अपने विचार को प्रकट करना भास कहलाता है। भास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? भाषा यानी विचार को प्रकट करना। अब धातु क्या है? तो धातु यह क्रिया है। क्या है? क्रिया। धातु क्या है? तो यह धातु क्रिया का रूप है। धातु क्या है? क्रिया का रूप है, और इसे संस्कृत से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। क्लियर हो गया? संस्कृत की मूल भाषा है, तो यहाँ पे संस्कृत से क्रिया हो गया भास धातु, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ है विचार प्रकट करना। यानी अगर हम लोग भाषा को कहा जाए साफ साफ, तो इसका तात्पर्य हम क्या ले सकते हैं कि किसी के समक्ष कोई भी अपनी मन की विचार को प्रकट करना भाषा कहलाता है। मन की विचार को प्रकट करना भाषा कहलाता है। अब भाषा के बहुत सारे रूप हैं, हिंदी, तेलुगु, भोजपुरी, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पे भाषा का वर्गीकरण नहीं पूछा गया। यहाँ पे सिर्फ भाषा पूछा गया कि आखिर भाषा होता क्या है। तो सिंपल से आप कह सकते हैं कि अपने मन की विचारधारा को व्यक्त करना यानी प्रकट करना, और अगला व्यक्ति समझ रहा है, वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्लियर हो गया? भाषा। अब यहाँ पे हम लोगों को भाषा से रिलेटेड इसकी अगर हम लोग परिभाषा से अगर हम लोग थोड़ा सा परिभाषा अगर हम लोग बनाएं, तो परिभाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं? मनुष्य की मन की अध्वनात्मक मनुष्य की मन की अध्वनात्मक इकाई जिसके माध्यम से हम प्रकट करते हैं वही भाषा कहलाता है। अध्वनात्मक इकाई का मतलब क्या हो गया? जिसका कोई ध्वनि न हो, जिसको हम लोग मन में सोचते हैं, यानी मन में कोई भी चीज अगर हम सोचते हैं तो वह मन की अध्वनात्मक इकाई है, जब तक हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं। अब दिमाग में अपने कुछ भी सोचते हैं तो वह आवाज तो नहीं करता है, जब हम उसे प्रकट कर देते हैं वही भाषा का रूप ले लेता है। तो जो हम अपने मस्तिष्क में सोचते हैं उसे हम लोग कहेंगे मन की अध्वनात्मक इकाई, यानी जिसमें ध्वनि नहीं है। अध्वनात्मक यानी ध्वनि नहीं है, यानी जो हम लोग दिमाग में सोचते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। तो परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, मनुष्य की मन की अध्वनात्मक इकाई जिसके माध्यम या जिन वर्णों के माध्यम से हम प्रकट करते हैं वही भाषा कहलाता है। अब आगे अगर हम लोग देखें भाषा का स्वरूप, जैसे कई प्रकार की भाषा होती है, एक होती है बोली भाषा, राजभाषा, इन सब के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लें तो भाषा, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देते हैं भाषा। अब भाषा का अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्वरूप देख लें, स्वरूप, भाषा का स्वरूप क्या है? तो भाषा का कई स्वरूप है। जैसे पहला देखिए, पहला है बोली, दूसरा हो जाएगा आपका भाषा, क्या हो जाएगा? भाषा। तीसरा आपका हो जाएगा मातृभाषा, चौथा हो जाएगा आपका राजभाषा। पांचवा आपका हो जाएगा राष्ट्रभाषा। यह सभी बहुत ही कंफ्यूजन करता है। आपसे जब भी कोई प्रश्न पूछ देता है मातृभाषा क्या है या मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा में अंतर क्या है, तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या आप लोग समझते हैं कि जो हमारी मातृभाषा है वही हमारी राजभाषा है, वही हमारी राष्ट्रभाषा है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सभी अलग अलग होते हैं। बोली क्या है, भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है, यह सभी अलग अलग है।
अब अगर हम लोग इसमें बोली को देखें तो बोली होता क्या है, तो बोली एक सीमित क्षेत्र में, जैसे एक गांव हो गया जो जिसका दायरा सीमित होता है कि हाँ यह गांव है, इसमें 80 घर हैं, 100 घर हैं। तो जब एक सीमित दायरा में कोई ऐसी भाषा बोली जा रही है जो बाहरी गांव वालों को नहीं पता है, सिर्फ यहीं के लोग समझते हैं, तो सीमित दायरा जहां पे उन्हीं सब सारे शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है और उसी गांव के सीमित क्षेत्र के लोग द्वारा उसको समझ रहे हैं, उसको हम लोग बोली कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें तो सीमित क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली क्षेत्र। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भी भाषा होगी वही बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र यानी एक छोटी से दायरे में जो बोली जाती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। अब इसके बाद भाषा क्या है? भाषा एक कह सकते हैं व्यापक रूप में, जैसे उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा जो सबसे ज्यादा उच्चारण की जाती है और सबसे ज्यादा लोगों से समझी जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार की अपनी भाषा है, ऐसे यानी जो एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। क्या बोली जाती है? व्यापक क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है और समझी जाती है, यानी ज्यादा क्षेत्र या व्यापक क्षेत्र जो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और लोगों द्वारा समझी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं लोग भाषा। आप लोगों को भाषा क्लियर हो गया। इसके बाद मातृभाषा क्या होता है? आखिर मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तीन में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो मातृभाषा वह होता है जो हम लोग एक शिशु, जैसे मान लीजिए एक शिशु जो जन्म लेता है वह जो भी उच्चारण अपनी माँ के द्वारा सीखता है, यानी माँ और समाज के द्वारा। जैसे एक 2 साल 4 साल का बच्चा है तो वह पूरी दुनिया तो नहीं घुमा है, एक सीमित दायरा में है, एक सीमित क्षेत्र में है, और जो माँ के द्वारा सुने, समाज के द्वारा सुने, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मातृभाषा। यानी जो माँ के मुख से सुने, माँ द्वारा और कह सकते हैं समाज द्वारा। माँ और समाज द्वारा जिन भाषा का बच्चे ने ग्रहण किया है उसी को हम लोग कहते हैं मातृभाषा। अब यह हर क्षेत्र में अलग अलग पाई जाती है। बिहार में अलग पाई जाती है, तेलुगु में अलग पाई जाती है, तमिलनाडु में अलग पाई जाती है, यानी नॉर्थ और साउथ या ईस्ट या वेस्ट, हर जगह मातृभाषा अलग अलग होती है, क्योंकि हर जगह अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जिसके चलते माँ द्वारा जो भाषा सीखी जाती है उसी को मातृभाषा कहते हैं, जिसमें बदलाव आ जाता है। तो माँ द्वारा या समाज द्वारा जो सीखा जाता है उसी को कहते हैं मातृभाषा। इसके बाद आता है राजभाषा। अब जैसे राजभाषा वह है, जैसे हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा न होकर क्या है? राजभाषा है। अब राजभाषा है तो हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया गया? तो इसके पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं राजभाषा होता क्या है। तो राजभाषा ऐसे समझिए कि जो शासन प्रशासन द्वारा मान्य हो, कि शासन और प्रशासन द्वारा मान्य हो। तो एक बार समझ लीजिए, शासन प्रशासन की भाषा, शासन प्रशासन की भाषा, जिसमें ज्यादातर काम यानी जो भी सरकार काम करती है वह एक निश्चित भाषा में काम करती है, या जिस भाषा का उच्चारण करती है वह हो जाएगा हमारा राजभाषा। यानी आज भी हमारे इंडिया में जितने भी फाइनेंस या नॉन फाइनेंस के काम होते हैं उन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है? हिंदी का प्रयोग किया जाता है। बहुत कम ही इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। तो जो शासन और प्रशासन द्वारा भाषा अपनाई जाती है वह होती है हमारी राजभाषा। अब एक होती है राष्ट्रभाषा। क्या होती है? राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा जो पूरे देश में ज्यादा मात्रा में बोली व समझी जाए, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में बोली जाए। अब राष्ट्रभाषा क्या होगा? जैसे भारत है, हर एक जो भी देश है
वहां पे एक व्यापक भाषा होती है जो पूरे देश में बोली जाती है लगभग। तो जो पूरे देश में अपनाई जाए, जिसमें सबसे ज्यादा लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है राष्ट्रभाषा। आई होप आप लोगों को इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं लोग भाषा की विशेषताएं क्या हैं और किस प्रकार भाषा को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यानी किसी को समझा सकते हैं भाषा क्या है, इसकी जन्म कैसे हुई, उत्पत्ति कहां से हुई, इन सारी चीजों को आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगर हम लोग भाषा की विशेषता में देखें तो चलिए देख लेते हैं भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता। अब भाषा की विशेषता में अगर हम लोग पहले सोचे तो भाषा हम लोग जन्म से पहले सीखते हैं या जन्म के बाद सीखते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं जन्म के बाद सीखते हैं। तो जो बाद में अपनाया जाए उसको कहा जाता है अर्जित। अब जैसे पैसा आपके पास पहले से नहीं है, कमाते हैं, तो पैसे का आप लोग क्या कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं। तो पहले हम कह सकते हैं, पहला हेडिंग ही हो जाएगा कि भाषा क्या है। भाषा न लिखकर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं अर्जित संपत्तियां। क्या है, अर्जित संपत्तियां। अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, यानी हम लोग इसको सीखते हैं, अर्जन करते हैं। भाषा क्या है, जन्मजात नहीं मिलता है हमको, इसको सीखना पड़ता है। जो हम लोग सीखते हैं या जो हम लोग कमाते हैं उसको हम लोग कर सकते हैं अर्जित, यानी खींचकर अपने पास सीख रहे हैं, तो यह हो जाएगा अर्जित संपत्ति है। इसमें क्या नहीं होगा, यह जन्मजात नहीं है, तो जन्मजात नहीं है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, भाषा अर्जित संपत्ति है। अगर हम लोग दूसरा अगर इसमें हम लोग बात करें तो यह सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे हर एक चीज सीखते जा रहे हैं लोग, तो यह क्या हो जाएगा, दूसरा सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। अगर हम लोग तीसरा बात करें तो यह अंतिम स्वरूप नहीं है। तीसरा क्या हो जाएगा, अंतिम स्वरूप नहीं। भाषा आप जब से जन्म लेते हैं और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है तब तक आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, एक अलग भाषा या एक अलग स्वरूप। तो जब भी हम लोग सीखते हैं यानी मरते दम तक, तो इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अंतिम स्वरूप नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने सारी भाषाएं सीख ली या सारी चीज सीख लिया और सीखने के लिए इस धरती पे कुछ है ही नहीं। ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। रोज न कुछ हम लोगों को नया सीखने को मिलता है। इसलिए कह सकते हैं कि भाषा का क्या है, अंतिम स्वरूप नहीं है। यह हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है। अब तीसरा हो गया। चौथा, अब चौथा में हम लोग कह सकते हैं जैसे भाषा पहले जो बोली जाती थी, बहुत खराब भाषा का या बहुत खराब वाक्यों का उच्चारण किया जा रहा था, तो उसको क्या किया गया, धीरे धीरे सुधार करते करते अब शब्दों का तालमेल या शब्दों का उच्चारण लोगों ने सही कर दिया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, यानी भाषा हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है। यानी इसमें कभी ठहराव होता ही नहीं है, यह हमेशा चक्र चलता रहता है, बदलते रहता है, एक समय बदलते रहता है। यानी पहले कुछ और बोला जा रहा था, टूटी फूटी शब्दों में बोला जाता था, अब इसमें धीरे धीरे बदलाव होते होते ऐसे आया है। एक समय आएगा कि इसमें और भी सुधार होते रहेगा। इसलिए यह क्या होता है, भाषा परिवर्तनशील होता है। इसके बाद अगर हम लोग पांचवा देखें, पांचवा अगर हम लोग कह सकते हैं तो प्रत्येक भाषा का मानक स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा का मानक स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा का मानक स्वरूप होता है। इसके बाद अगर हम लोग छठा बात करें
तो संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है, यानी लिखावट में भिन्नता पाई जाती है। भाषा के लिखावट में किसी और प्रकार से लिखा जाता है, किसी और प्रकार से लिखा जाता है, हर भाषा अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं संरचना भिन्नता। यानी संरचना में भिन्नता पाई जाती है, लिखावट में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सातवें नंबर अगर सातवें नंबर में हम लोग बात करें तो यह अनुकरण द्वारा प्रसारित होता है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति द्वारा हम लोग सीखते हैं, स्वयं से नहीं सीख पाते हैं। तो लास्ट अगर हम लोग बात करें तो अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। भाषा का यह टोटल 7 रूप है, जो 7 विशेषताएं हैं। बिना किसी के अनुकरण द्वारा भाषा नहीं सीखा जा पाएगा। हम लोग किसी तीसरे दूसरे व्यक्ति से भाषा को सीखते हैं, तो जिसके लिए हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है, अनुकरण द्वारा प्राप्त होती है या अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा को सीखने के लिए जो मनोवैज्ञानिक तरीका होता है या जो वैज्ञानिक तरीका होता है, जैसे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर अच्छी शिक्षा न होने के कारण कुछ भाषाओं को सीखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे इंग्लिश को ही ले लिया जाए तो इसको सीखने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक तरीका क्या होता है, यानी वैज्ञानिकों द्वारा क्या तरीका बताया गया है कि किसी भाषा को हम कैसे सीख सकते हैं। उसके लिए 3 नियम होते हैं किसी भाषा को सीखने के लिए। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 तरीका पाया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तरीका है। क्या है, मनोवैज्ञानिक तरीका। मनोवैज्ञानिक तरीका में अगर हम लोग देखें तो कितने प्रकार से सीखा जा सकता है, 3 प्रकार से। पहला हो जाएगा जिज्ञासा। अब किसी भाषा को सीखना है तो पहले आपको जिज्ञासुत होना है। जैसे आपको 10 दिन पहले ही पता चलता है कि यह कोई मूवी आ रही है। जैसे कोई भी मूवी का नाम नहीं लेंगे, आपको पहले ही टीजर दिखाया जाता है, कहा जाता है कि यह मूवी आने वाली है और बहुत ही बेहतरीन मूवी है। आप ट्रेलर देखते हैं और समझ जाते हैं कि मूवी बेहतरीन है। आप 10 दिन तक जिज्ञासा से वेट करते हैं कि किस दिन हाल में लगेगा और हम देखेंगे। तो जो जिज्ञासा आपके दिल में 10 दिन तक बना रहा, जो मन में आपके जिज्ञासा 10 दिन बना रहा, यानी हमको उस मूवी को देखना ही देखना है, वही जिज्ञासा भाषा को सीखने में हमको लाना पड़ेगा। यानी उसको सीखने के लिए हमेशा मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें यह भाषा क्या करना है, सीखना ही सीखना है। उसके बाद दूसरा अगर कर लें तो अनुकरण हो जाएगा। अनुकरण यानी बार बार उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बार बार हमको सीखना ही सीखना पड़ेगा। जहां कमी बेसी पड़े वहां तुरंत उसको सीखना है, किसी तीसरे से पूछना है, दूसरे से पूछना है, पूछकर बार बार क्या करना है, अनुकरण करना है। और तीसरा इसमें हो जाएगा अभ्यास। बच्चे ज्यादातर अभ्यास नहीं करते। मैथ के कुछ सवाल आप लोग देखते हैं, एक बार लगा लेते हैं और लगता है कि यह पाठ का पूरा सवाल आपसे लग जाता है। आप लोग की गलती यही है कि अगर एक टाइप से कोई 15 सवाल है, एक टाइप से अगर 15 सवाल है, आप इसमें से 2 सवाल लगा लेते हैं और समझते हैं कि हमसे यह सवाल लग जा रहा है, 15 लगाकर क्या फायदा। यकीन मानिए कि 15 से 20 दिन बाद फिर से अगर इसी सवाल पे आते हैं तो आपसे वह सवाल नहीं लगता है, क्योंकि आपने उसका क्या नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। क्या नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। आप अगर आज 5 किलोमीटर की दौड़ लगा लेते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना मिनट में आप लगा लेते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, यहाँ पर टाइम की बात नहीं है। आप 5 किलोमीटर दौड़ जैसे मान लीजिए 20 मिनट में आप मार दे रहे हैं, आज 20 मिनट में आप 5 किलोमीटर दौड़ मार दे रहे हैं, आप 2 महीने आराम करके जाइए, 20 मिनट में आप कतई नहीं मार सकते हैं, क्योंकि आपने 1 महीना या 2 महीना क्या किया, गैप कर दिया, अभ्यास नहीं किया, जिसके चलते आप 20 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ नहीं मार सकते हैं, आपको ज्यादा समय लगेगा। और अगर वही अभ्यास आप करते रहते हैं तो आपको यह 20 मिनट में ही दौड़ लगा सकते
हैं। आई होप आप लोगों को यह हिंदी व्याकरण का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर यह क्लास अच्छा लगा है तो अपनी राय इस वीडियो के नीचे जरूर मेंशन करें, कमेंट करें हमें कि आपको यह क्लास कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।